आज रात तक अपना फैसला कर लें इस फैसले आने से पहले, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, नया वज़ीर आज़म आए, टेन्योर पूरा हो। हम ये डिमांड कभी नहीं करते कि हुकूमत जो अपनी हुकूमत है उसकी तहलील होने की या असेंबली की तहलील होने की बात करते, हम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राय अपनी अपनी और मैं हूं आपके साथ इकरा हारिस। नाज़रीन, पनामा केस के सबूतों के पहाड़ के सामने वज़ीर आज़म का बचना अब कुछ मुश्किल नजर आ रहा है। यहाँ ये बात भी इस बात जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी ताकतवर के लिए एहतसाब शुरू किया और उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो पाई और आवाम में मकबूल भी हो गई। और जो बेंच सुप्रीम कोर्ट का था उसने भी गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। यहाँ तक कि जो GIT बनाई गई उसने भी किसी भी दबाव में आए बगैर बहुत से ऐसे सबूत इकट्ठे कर लिए जिसे शरीफ खानदान और मियाँ नवाज शरीफ के जो वकला हैं चैलेंज करने में नाकाम रहे, लेकिन इस GIT को मुतनाज़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो है महफूज कर चुकी है। अगर वजीर आजम नाअहल हो जाते हैं तो इससे पहले ही मुस्लिम लीग नून में भी अब कुछ धड़ेबंदी दिखाई देती है। चौधरी निसार सख्त नाला हैं और कल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। एरी चोटी का जोर जो वज़रा हैं उनके लगा चुके हैं कि किसी तरह वो मान जाएं। शहबाज शरीफ ने भी उनसे मुलाकात की है, लेकिन फिलहाल ये कोशिशें जो हैं वो कामयाब नहीं हुई। अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनका ये कहना है कि हमने तो हिसाब दे दिया, हमने तो मनी ट्रेल साबित कर दी, लेकिन अब इमरान खान की बारी है कि वो अपनी मनी ट्रेल साबित करें। हमारे बाप दादा का भी एहतसाब हुआ, वो भी अपने बाप दादा की जायदादों का हिसाब दें। साथ ही साथ नाअहली के सवाल जब उनसे किया गया तो उनका ये कहना था कि हमने नाअहली का तो सोच ही नहीं सकते, वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की जगह किसी और वज़ीर आज़म को भी नहीं हम देख सकते, और इस हवाले से हमने किसी भी ऑप्शन पर गौर नहीं किया है और अभी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर होगा क्या? पहले मैं अपने मौजूद पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे कराती चलूँ। हमारे साथ होंगे हमेशा की तरह इरशाद आरिफ साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सज्जाद मीर साहब एक छोटे से वक्फे और गैप के बाद आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपनी राय से हमें आगाह करेंगे। साथ ही साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन करेंगे और अपनी माराना राय से हम तक पहुँचाएंगे कि वो क्या समझते हैं कि कैसा फैसला आएगा, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी अपनी राय से हमें आगाह करेंगे। सज्जाद मीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, मुमकिन फैसला आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? नहीं मुमकिन फैसला तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। फैसला महफूज है और जब गैर महफूज होगा तो सबको मालूम हो जाएगा फैसला क्या आया है, इसलिए कोई इतनी जल्दी नहीं है। हमें GIT में भी जल्दी थी, हर चीज़ में जल्दी पड़ती है। वो तो कहता है मनी न्याज तो हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम से पहले, या हम बहुत जल्दी भी करते हैं कभी कभी हर काम से पहले। फ़ैसला जो भी आएगा इसके असरात मुल्क पर पड़ेंगे, और जो असरात इसके हमारी सियासत पर पड़ सकते हैं उसमें तवक्को ये है कि वो पॉजिटिव अब पड़ेंगे। पॉजिटिव इसलिए आज से कहता हूँ कि अगर इसके बाद ये ख्याल होता कि मसलन मिसाल के तौर पर अगर फ़ैसला आने से पहले पार्लियामेंट तोड़ दी जाती या तोड़ जाने का कोई इरादा किया जाता तो वो गलत बात होती। अब दूसरी बात ये होती कि अगर कोई नेशनल हुकूमत बनाने की कोशिश की जाती या होती तो वो भी दुरुस्त बात ना होती। लेकिन जो तीसरा फ़ैसला अब अगर ये है कि मुस्लिम लीग नून ही से एक वज़ीर आज़म आएगा और ये इनकी हुकूमत पार्लियामेंट तमाम बातें आगे चलती जाएंगी तो ये एक पॉजिटिव बात है। हाँ, अगर वहाँ बीच में हॉर्स ट्रेडिंग जो एक तरह के हो जाया करती है, जैसे कि पंजाब असम्बली में हुई थी जब गुलाम मुस्तफ़ा खान के ख़िलाफ़ कोर्ट ने फैसला दे दिया था और नवाज शरीफ बहाल हो गए थे मरकज़ में, लेकिन सूबे में अपना तसल्लुत खो बैठे थे, तो फिर गलती कोई का इम्कान पैदा हो सकता है। मुझे इसकी ज़्यादा तवक्को नहीं है। मुझे तवक्को है कि स्मूथली ये मामला आगे बढ़ेगा। फिर इफ्स एंड बट्स बहुत हैं, लेकिन हर बात पर शक करना और इस मामले को मशकूक बनाना मुनासिब नहीं है। अब जो भी होने वाला है इसको वाज़े होने दें। आज ख्वाजा आसिफ जो हैं वो तो ऐसे लगा रहा है कि अब नया स्टेज जमने वाला है, और खुर्शीद शाह भी यह कह रहे हैं पहले ये जाएंगे फिर वो जाएंगे। उधर से जो निसार हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थामे बैठे हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, और उनके बारे में कहा जाता है कि वजारत दाखिला तो वो छोड़ देंगे, वजारत से अलग हो जाएंगे, लेकिन ये है कि वो ना मुस्लिम लीग छोड़ेंगे ना पार्लियामेंट की रुकनीत छोड़ेंगे। तो ये एक तरह की पॉजिटिव बात। उनको एतराज़ है, उनको अपनी पार्टी की पॉलिसियों पर एतराज़ है, उन्होंने एतराज़ कर दिया कि मैं वजारत नहीं लेता, आपको मुझ पर एतबार नहीं है, मैं नहीं लेता। ठीक बात है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सिस्टम इस तरह चलता रहता है, इसमें एक बात और होगी, मुस्लिम लीग नून को अगर ये फैसला कुछ खिलाफ आता है, और काफ़ी हद तक जैसा भी आएगा खिलाफ पड़ेगा, खिलाफ ना भी आए तो खिलाफ पड़ेगा, ये बड़ा आगे लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं आप? नहीं, अगर ये फैसला खिलाफ ना आए उस तरह जिस तरह सोचा जा रहा है कि नाअहल कर दिया वो,
तो भी खिलाफ ही पड़ेगा मुस्लिम लीग के, नवाज शरीफ के। उसी सूरत में अब ये तवक्को नहीं की जा सकती कि मुस्लिम लीग मैदान में निकल कर कोई अपना एक नया मैदान जमाएगी, बल्कि वो अब असेंबलियों में रहकर अपनी ताकत का इजहार भी करना चाहेगी, अपने आप को कारकर्दगी भी दिखाना चाहेगी। उसका तो वो प्लान भी दे चुके हैं, क्या वो जल्द से जुलूस भी करेंगे पंजाब के? जल्द से जुलूस तो करना एक दूसरा एक पहलू है ना जी, लेकिन ये है कि अगर वो एहतजाज की शक्ल इख्तियार करें तो जल्द से जुलूस कहने वाली बातें होती हैं, रैलियां भी कहने वाली बातें होती हैं, धरने भी कहने वाली बातें होती हैं, पूरे मुल्क का नजम। अगर वो इलेक्शनरिंग में आ जाते हैं और तहरीक-ए-इंसाफ भी और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें इलेक्शनरिंग में आ जाती हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, सिवाय इस बात के कि इतनी एक साल लंबी इलेक्शनरिंग जो है ये कोई फायदे में नहीं। और अब तो वैसे भी थोड़े से चंद महीने रह गए। मैं पहले कानूनी माहिरीन ले लूँ, फिर इरशाद आरिफ साहब की जानिब आऊँगी। अली ज़फ़र साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चला और JIT ने जो रिपोर्ट जमा कराई, हमने ये भी देखा कि जितना डिफेंसिव इसे बनाने की कोशिश की गई नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कि हम इस रिपोर्ट की धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। और अदालत ने भी ये कहा कि हम नाअहली के ऑप्शन पर गौर करेंगे, इसकी गारंटी देते हैं। आपकी नज़र में कानूनी तौर पर क्या ऑप्शंस हो सकती है? मुमकिना तौर पर क्या नाअहली तक का फैसला आ सकता है, और अगर नहीं आता है तो वो कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं? देखें, सबसे पहले तो 2 या 3 जो एडमिटेड पोजीशंस हैं वो ज़रा उसको वाजे कर दूं मैं। आपने देखा कि अपार्टमेंट की मलकियत साबित हो गई है, सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से वो आए पैसे उन अपार्टमेंट्स के लिए वो साबित नहीं हुए, वो साबित नहीं कर सकी नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली, और JIT की रिपोर्ट उनके खिलाफ आ गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करने जा रहा है वो 2 सवाल के फैसले करने हैं बेसिकली। पहला सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या करप्शन, इन सारी बातों के बाद क्या करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस या मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम है वो साबित हो जाता है, आवाज़ ठीक करें, और अगर साबित हो जाता है तो क्या उसकी सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने खुद देनी है या ये किसी ट्रायल कोर्ट को भेजना है। ये एक सवाल है सुप्रीम कोर्ट जिसका जवाब देगी इस फैसले में। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसे दस्तावेज़ात पेश किए गए जो कि फोर्ज्ड, फैब्रिकेटेड हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला गया, क्या कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू आया है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद ही फैसला कर सकता है कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए हैं। और अगर इन चीज़ों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया तो फिर आर्टिकल 62, 63 क्या सुप्रीम कोर्ट खुद नाफिज कर सकता है या वो ECP को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये 2 सवालात के जवाब हैं। इनके 3 फैसले आ सकते हैं, तीनों फैसले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ही आ सकते हैं। पहला फैसला ये आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहें कि ये जो क्रिमिनलिटी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, ये एक ट्रायल के ज़रिए नैब कोर्ट को हम भेजते हैं कि नैब कोर्ट 2 महीने 3 महीने, जहाँ JIT को भेजा था, नैब कोर्ट को हम भेजते हैं कि 2-3 महीने में इसका फैसला कर दें और फिर हमें रिपोर्ट दें कि उसका फैसला क्या है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो कहें कि नहीं, हम खुद ही फैसला कर देते हैं, हमें ट्रायल को नहीं भेजना। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो कहें ठीक है, इसको हम केस को ट्रायल पे तो भेजते हैं, लेकिन चूंकि हमारे सामने झूठ बोला गया, हमारे सामने दस्तावेजात गलत दिए गए, या कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र आई है जिससे वो सादिक और अमीन नहीं रहते, इसलिए हम उनको साथ भेजने के साथ साथ हम उनको आर्टिकल 62 और 63 के तहत डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त हैं, जो फैसला महफूज किया हुआ है, उसमें वो तीनों के तीनों नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ही जाती हैं। क्योंकि अगर पहली कंडीशन लगती है जिसके अंदर वो ट्रायल में केस जाता है, तो फिर जिस तरह JIT के सामने वो पेश हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी सारी फैमिली, और जो उसमें वहाँ भी पेश होंगे, वहाँ भी वही एविडेंस आएगा जो JIT के सामने आया। मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट में चले जाए, लेकिन वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी पे बैठे। जी शाह जी, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ये डिस्क्वालिफिकेशन का फ़ैसला ख़ुद नहीं करती, ये ट्रायल के लिए भेजती है केस नैब को, तो इस खदशे के पेश नज़र के असरअंदाज ना हो वज़ीर आज़म, उनको ये कह सकती है कि आप स्टेप डाउन करें उस अरसे के लिए जब तक केसेस का फ़ैसला नहीं होता। ये इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास? सर, ये मेरे अंदाजे में ये इख्तियार किसी कानून के तहत उस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है कि वो कहें कि टेम्परेरीली आप हट जाएं
वक्ती तौर पे आप प्राइम मिनिस्टरशिप पे हट जाएं और आपके खिलाफ केस चलेगा, फैसले के बाद आप वापस आ जाएं। ऐसी मेरी नज़र में कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये हमारे अंदाजे होते हैं, एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है। पॉसिबिलिटी आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते, ये थिंकिंग प्रोसेस है, लेकिन मेरा ख्याल है सोच तक ही महदूद रहेगा ये। कानून का चूंकि इजाज़त नहीं देता सुप्रीम कोर्ट को ये करने का, तो मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा। अच्छा इरशाद आरिफ साहब, जिस तरह इन्होंने भी 3 ऑप्शंस का जो जिक्र किया जो इनके जहन में है, हमने देखा कि ऑपोजिशन भी इस्तीफे के ऊपर बज़द है और एक ही मुतालबा है कि आप अपनी कुर्सी छोड़ते हैं। यहाँ तक कि खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि आज या कल में आप ये फैसला करें और इज्जत से चले जाए, वरना अगर वैसे गए तो ज़्यादा आपकी इज्जत ख़राब होगी। आप समझते हैं कि जब तमाम हल्के जो हैं वो इस्तीफे की गूंज है और फिर नाहली का भी बहुत जिक्र हो रहा है और मुमकिना फैसला इसी को समझा जा रहा है, और आज जो खबरें चल रही हैं कि वज़ीर आज़म मरी में हैं और उनकी लीगल टीम ने उन्हें कहा है कि ये तो दादा और उनके पोतों की जायदाद का मामला है, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप सुरखरू होकर बाहर निकलेंगे, तो क्या ये उनकी लीगल टीम की नाअहली है या फिर वो उस जिसे हम कहते हैं उस यूटोपिया या उस इल्यूजन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते वज़ीर आज़म साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो खुर्शीद शाह साहब बात कर रहे हैं उसकी लॉजिक भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि एक वज़ीर आज़म का मनसब बेतौकीर हो कि उनको नाअहल करके वज़ीर आज़म हाउस से निकाला जाए। वो एक नाअहल भी अगर होते हैं बतौर मेंबर कौमी असम्बली तो वो हूँ, लेकिन वो वज़ीर आज़म हमारा जो है वो बेतौकीर नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये सियासी बयानिया है, ये कोई कानूनी बात नहीं है, ना इसका कोई आइन से ताल्लुक़ है। वो वज़ीर आज़म के पास इस्तीफ़े का ऑप्शन तो हर वक्त मौजूद होता है। बाकी रहा ये केस के हवाले से, देखिए चौधरी निसार अली ख़ान की जो नाराज़गी की वजूहात हैं उनमें से एक ये भी है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को जब JIT बनी उस वक्त ये मशवरा दिया कि आप जो हमारी इत्तलात हैं कि आप नहीं, उन्होंने कहा कि आप JIT पर एतराज़ करें, JIT को मिनवान कबूल ना करें। और उसकी लॉजिक उनकी ये थी कि पहले तो 2 मेंबरान जो फ़ौज की तरफ से आ रहे हैं इस पर आप आर्मी चीफ से बात करें, क्योंकि ये सिविल बालादस्ती के मुनाफी बात है कि जी वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल का फ़ैसला हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं और उसमें फ़ौज के 2 नुमाइंदे बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि ये इशू नहीं है कि जी फ़ौज के नुमाइंदे बैठे हुए हैं तो क्या इसमें मसला क्या है। मसला ये है कि अगर जब वो बैठेंगे तो अगर फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा तो फिर भी जो है मतलब एक सवाल उठेगा कि जी शायद फ़ौज के नुमाइंदों ने मैनेज किया उस सारे मामले को और इसकी वजह से कौमी इदारे पर हर्फ आएगा, हमारे ख़िलाफ़ आया तब भी यही कहा जाएगा, तो ये मुनासिब नहीं है। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरा उनका एतराज़ था गालबन इरफान मंगी पर, नैब वाले जो मेंबर थे, कि जी इसको आप कबूल ना करें। लेकिन मियाँ साहब की जो कानूनी टीम थी जो आज उनको ये मशवरा दे रही है कि आप इस्तीफ़ा न दें, अब उसने कहा कि नहीं जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मियाँ साहब ने कहा जी मेरा दामन साफ है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये कानूनी टीम का मामला जो है वो तो खैर अली ज़फ़र साहब बेहतर समझ सकते हैं कि कानूनी टीम बेचारी क्या मशवरा दे सकती है जब कोई आपके पास मजबूत केस ही ना हो। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फारूक भी हमारे साथ मौजूद है और इन पर इनकी भी राय लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो वज़ीर आज़म का इक़्तिदार महफूज रह पाएगा या नहीं, अब ये एक अहम सवाल है और जब तक सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं सुनाएगी तब तक ये वाज़े नहीं होगा। फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फारूक हमीद साहब, जब से ये केस शुरू हुआ है 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका, आप समझते हैं कि जिस तरह नून लीगी वज़रा की जानिब से बार बार ये कहा गया, खुद वज़ीर आज़म ने कहा कि हम आवाम की अदालत में सुरखरू होंगे, अगर ये इस तरह का कोई फैसला आता है तो आवाम में भी एक रिएक्शन देखने को आएगा। साद रफ़ीक भी ये बात बोलते रहे। आपको नहीं लगता कि 1 साल से जो ये चल रहा है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए, ये इतना ओपन मामला है, इतना ओपन आवाम के सामने इसे रखा गया, आवाम भी बाशऊर हैं इस मामले से, आवाम के भी जहन में कहीं ना कहीं अब ये बात बैठ चुकी है कि वज़ीर आज़म नाअहल हो सकते हैं और कोई इतनी बड़ी चेंज और इतनी बड़ी कोई बात नहीं होगी उनके लिए। ये
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकरा साहिबा। आप ओपन बाजार में चले जाएं, आम शहरी से पूछे, उनको तो तमाम चीजें ज़बानी याद हो गई हैं। ये सूरत हाल है। वो बात सही है, 6 महीने सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होती रही, नवंबर 2016 से अप्रैल इस साल तक। उसके बाद ये 2 महीने GIT चलती रही है पूरी, और फिर ये अभी मजीद 1 हफ्ता। मैं समझता हूँ 3 मरतबा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पेशेंस के साथ इनको पूरा एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारा केस उनको मौका दिया कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करें, अपने दलाइल पेश करें, जो कुछ भी उनके पास है अपने आप को डिफेंड करें। तो ये और सब चीजें जो है मीडिया में आती रही है, मीडिया लम्हा ब लम्हा, हर जजेस की ऑब्जर्वेशन भी लोगों को जो है ना वो जबानी याद हो गई है। अब ये भी बड़ा मशहूर जुमला है जो कल जज साहब ने दिया, उन्होंने कहा आपने तो हमारा दिल दुखा दिया। तो ये तो एक क्लाइमैक्स था ना। मतलब कहने का ये है कि आम आदमी ये समझता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के साथ जालसाजी हुई है, गलत बयानी हुई है, या इसमें GIT को भी मैं शामिल कर रहा हूँ, और इन दोनों फोरम्स के सामने जालसाजी, गलत बयानी, फोर्जरी, उनको चीट किया गया है, एसेट्स को कंसील किया गया है, मनी ट्रेल नहीं दिया गया है, और दाएं बाएं की मामला को अपना कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो लोगों को तो आम आप किसी शख्स से पूछ लें तो वो कहेगा हमें तो इस बारे में अब कोई शक ही नहीं है कि ये तो ओपन एंड शट केस है। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, देखें, अगर तो जिस तरह भी बैरिस्टर अली जफर साहब फरमा रहे थे, अगर तो अपना सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नैब को ये केस भेज देती है और कि जनाब इसका आप ट्रायल करें, ये एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाला केस है, तो मैं आपको बता दूं बेशक टाइमलाइन भी हो, बेशक सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट भी हो, जब तक चले ये चेयरमैन नैब भी अगर चला जाता है, अक्टूबर में रिटायर हो जाता है, नया चेयरमैन भी आ जाता है, प्रोसिक्यूटर्स वहां मौजूद हैं प्रो नवाज शरीफ, ये मामला बहुत लंबा चलेगा। ये तो एक किस्म की सुप्रीम कोर्ट फेवर दे रही होगी नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को। याद रहे कि आसिफ जरदारी साहब का यही केस 22 अरब रुपए के एसेट्स वाला केस 2000 से लेके अभी तक वो रावलपिंडी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चल रहा है। उसका जजमेंट रिजर्व हुई है पिछले साल मार्च 2016 से। बेस्ट इसमें ऑप्शन ये है जो पाकिस्तान देखे ना, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी अंडर ट्रायल है। जो लोग ये क्या चाहते हैं, जब आप उनसे मिलते हैं वो कहते हैं कि जी असूलन तो ये तमाम गलत बयानी जालसाजी पे तो मामला क्लियर केस है डिस्क्वालिफिकेशन का कि क्या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि वो अपने भी वोट्स की बात करते हैं कि हम भी तो मैंडेट लेकर यहाँ पर आए हैं। देखिए वो सही बात है, मैंडेट अपनी जगह, लेकिन ये जो इदारों के तसाब होता है, ये जो आला अदलिया के सामने जो तसाब होता है, इसका तो मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। बाकी उसका एहतराम तो इन्हें लाजम था, लेकिन उस तरह इसे मुतनाज़ बना गया, नहीं करना चाहिए था। सजाद मीर साहब, 14 निसार का अगर हम मामला ले लें, 35 साल रफाकत है, आप भी उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हर हल्के यही कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी तो नहीं छोड़नी, लेकिन वजारत वो छोड़ देंगे। आप समझते हैं कि 35 साल रफाकत में इतने मुश्किल टाइम पे उन्हें इतना टफ टाइम नहीं देना चाहिए था? नहीं, असल में वो बड़े असूली आदमी, इस पर कोई शक नहीं है। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि बिल्कुल वो राजपूताना शान रखते हैं, अपने वो बात पर डट जाते हैं जिसके बात में कहते हैं। और उनका ख्याल है कि उनकी बात नहीं मानी जाती, उनका ख्याल है कि उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता। एक ऐसे साहब में जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने आज ही ये बात बताई है मुझे कि उन्होंने बड़े तरीके के साथ और किसी गुस्से में नहीं, बड़े एहतराम के साथ कहा कि मेरा आपको 82 से ताल्लुक़ है और 35 साल का ताल्लुक़ है, और अगर आपके लिए आपको अब भी मुझे अपनी लायकी साबित करनी है तो पर आप हुसैन और हसन से भी पूछें। मतलब इससे ज़्यादा आदमी कोई क्या कह सकता है। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को अब उसके बाद किसी को देखे, कायदे आज़म होते, हजरत महानी उनकी बड़ी मुखालफत करते थे, जो टोकता था वो उनका कहते थे कि नहीं मौलाना को बोलने दो। वो लीडर होते वो कहते जी जज साहब का नुक्ता नज़र है, इसका हमें एहतराम करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगले दिन उनको घर जाना चाहिए था। उनके लीडर की कुछ में हेटी नहीं होती, लेकिन वो तो मरी चले गए। देखें वो मरी चले गए, लेकिन अब वो शहबाज शरीफ को भेज रहे हैं या किसी और को भेज रहे हैं कि उनको मेरे यहाँ लाओ। देखो ये उनके यहाँ जो एक थोड़ी सी झिझक है ना, झिझक है वो बेसिकली उनकी शख्सियत में, ये काम खराब करती है। ये इससे बड़े मामला गड़बड़ होते हैं। एक बात का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ कि जब वकीलों के उनके गिर टोला था उसके हवाले से, एक तो जब ये इक़्तिदार में आए थे, हम कहते हैं कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मैंने कहा था कि एक कोई हुकूमत जब ये हुकूमत बना रहे थे उस टीम से पहचानी जाएगी जो बनाती है। ये हुकूमत भी अपनी टीम से पहचानी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि ये वकील चुनने में मेरे ख्याल में ये मोहतात नहीं है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि जब इन पर वो हाईजैकिंग का केस था तो ख्वाजा नवीद इनके शायद गौस अली शाह साहब के वकील थे, और दोपहर को जब ये लोग इकट्ठे खाना खाते थे उस कोर्ट में तो वो भी उनमें शामिल होते थे। उनके और भी बहुत से तबसरे थे,
बड़े मज़े के हमारे दोस्त हैं, वो आदमी है, हाई कोर्ट के जज भी हो गए थे, तो उन्होंने ये बड़ी मज़ेदार बात की कि ये और सब बातों के अलावा इनका मसला ये है कि इन्होंने कोई सिविल के मुकदमा तो देखे हैं, फौजदारी मुकदमा कभी नहीं देखा। यानी कि वो जो कहा जाता है फौजदारी मुकदमे के लिए इनके अब वकीलों ने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, मेरे दोस्त भी उसमें हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन इन वकीलों ने या तो इन्हें कंफ्यूज किया है, ठीक, यानी हर एक अपना, और अभी भी मुझे लगता है अभी भी शायद वही कर रहे हैं। ये वजीर आजम को कहना कि आप तक तो नाअहली की बात ही नहीं आ सकती, मुतमईन रहें, ये तो उन्हें कुछ ख्वाबों की दुनिया में भेजने के मुतरादिफ होगा। इरशाद आरिफ साहब, तो फिर जिस तरह ये कहा जा रहा है कि साजिश बाहर से नहीं हो रही, अंदर से ही लोग कर रहे हैं और आपको फंसा रहे हैं, हो वही रहा है उनके साथ। देखिए, पहले तो फैसला दे देती हैं फौरन, अच्छी बड़ी बात मैंने साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, और सजाद मीर साहब ने बड़ी बात कर दी है कि ये लीडर नहीं है, और जैसे जो लीडर नहीं होगा तो फिर वो इस तरह की गलतियां करेगा, बार बार। ये तीसरी दफ़ा हुकूमत अपनी अगर वो ख़त्म करवा बैठते हैं अपनी हिमाकतों की वजह से, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर कायदाना कोई है नहीं, सलाहियत ही नहीं है। उनको अवाम वोट दे देते हैं, मुस्लिम लीग जो है उनको इक़्तिदार में ले आती है और उसके बाद वो अपने हाथों से उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। ये जो आपने बात की, अंदर साजिश कोई नहीं हो रही जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है, आप 85 से अब तक देख लें, उन्होंने हमेशा साजिश की है। पहले वो दूसरों के खिलाफ किया करते थे, अब वो अपने खिलाफ करना शुरू हो जाते हैं। टीम का क्या कसूर है? मैं तो नहीं समझता कि सलमान अकरम राजा या अकरम शेख साहब या जो शाहिद हामिद साहब हो गए, उससे पहले जो वकील मखदूम अली ख़ान हैं, ये कोई छोटे वकील हैं, बड़े वकील हैं, उन्होंने अच्छे वकीलों का इंतखाब किया। पता नहीं उनको फीस सरकारी खजाने से मिली है। तो मैं छोटी सी बात करूँ, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे कहा उस लेवल के वकील अब रहे नहीं कि जिनकी राय सुनने के बाद जो क्लाइंट है वो समझे मुझे और किसी की राय। अच्छा, ये जो आपने कोई बरोही और सोरवद्दी और मंजूर कादर, वो लेवल के वकील आखिरी अब ये अली जफ़र साहब मौजूद हैं, मैं एस एम जफ़र हैं, देखिए हमारे यहाँ एम अनवर थे, खालिद साग थे। ये जो आपने और इरशाद आरिफ साहब ने बात की, 97 में एस एम जफ़र साहब इनके वकील थे, वो जो तौहीन अदालत केस था। अब जफ़र साहब की काबिलियत, आलियत, सलाहियत में तो कोई शक नहीं है। इन्होंने, इनका मिजाज है एक, जफ़र साहब केस लड़ रहे, इन्होंने हमला करवा दिया अदालत से, अपना केस खुद ही हार दिया। मैं वही कह रहा हूं, जफ़र साहब की पोजीशन भी खराब होगी और ये भी आज तक उसकी वजाहत कर रहे हैं। उनकी टीम में नहीं, लीगल ओपिनियन में नहीं, इनके मिजाज में। अली जफ़र साहब, मैं आपकी इस पर राय लेना चाहूंगी। एक ब्रेक के बाद आते हैं और जानते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। वेलकम बैक। तो ब्रेक के बाद जो डिस्कशन हो रही थी उसी पर अली जफ़र साहब को भी मैं टेक लेना चाहूँगी। अली जफ़र साहब, आपने भी बात सुनी, आपको भी लगता है कि जो वकला थे उनकी तरफ से कोई थोड़ा सा ऊंच नीच नहीं हुई, उनकी जानिब से ये मुकदमा वैसे नहीं लड़ा गया और इनके मिजाज का ज़्यादा असर था, जिस तरह इरशाद आरिफ साहब ने भी कहा? देखें जी, एक तो बल्कि एक नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद जिक्र करनी पड़े ज़रूर आपके सामने लीगल स्ट्रेटजी के बारे में, और वो ये हैं कि जो पूरी कहानी बनाई गई, जिसने भी बनाई कतरी शहजादे की, ये ऐसी कहानी थी कि मेरा ख्याल है इसी ने ये सारे केस को और नवाज शरीफ साहब की जो थी डिफेंस, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि कतरी शहजादे की कहानी ऐसी है जो कि सुप्रीम कोर्ट क्या, मेरा ख्याल है एक नॉर्मल जो कानून जानता भी ना हो वो भी यकीन नहीं कर सकता। तो वहाँ से मेरा ख्याल है लीगल स्ट्रेटजी ख़राब शुरू हुई, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे पेश किए गए जहाँ एक वकील साहब कहते रहे कि ये पहले वकील साहब ने बनाया था, उनसे गलती हुई, वो काउंटर करते रहे। तो जब आपकी अपनी वकीलों में इस तरह की पब्लिक में बात आना शुरू हो जाए तो फिर लगता ये है कि शायद लीगल स्ट्रेटजी बहुत तितर बितर तरीके से बनाई गई है, और इसका कुछ कसूर ज़रूर क्लाइंट का भी होता है कि वो अगर 10 बंदों से मुशावरत करते हैं
और 4 वकील ले आते हैं साथ और फिर चेंज करते रहते हैं, तो ये उससे केस को नुकसान होता है और ये मुझे नज़र आया इस सारी स्ट्रेटजी में। और उसके बाद फिर एक और चीज़ मैंने देखी कि जो कुछ बाहर कहा जा रहा था, बयानात हो रहे थे कि जी सोर्स ऑफ फंड्स के हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, हमने ट्रेल दे दिया है, जीआईटी नहीं मान रही। वो जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो किसी वकील ने उस तरह बहस नहीं की जिस तरह बाहर लग रहा था कि शायद जीआईटी के सामने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे और मुफीद सोर्स ऑफ फंड्स को साबित करने वाले दिए गए हैं। वो ज़ाहिर हो गया कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो उसके बाद फिर आपने ये देखा कि बहुत सारे सवालात पूछे गए जज साहिबान से, वकला साहब को, जो कि शायद जवाब नहीं थे उनके पास तो वो ना दे सके। तो ये सारे इश्यूज ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि आपका केस बहुत कमज़ोर और कुछ ऐसा भी लग रहा था कि जो आखिरी दलाइल ये लोग दे रहे थे उसमें ये कुछ खुद भी शेक हो चुके थे, इनका अपना कॉन्फिडेंस जो था वो भी कुछ शेकन नज़र आया। इन्हें भी यकीन हो चुका था कि अब जो मामला है वो इनके हाथ से बाहर है। बज़ाहिरन तो ये लग रहा था, अब वो खुद बेहतर जानते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है, लेकिन हमें तो सबको ये इम्प्रेशन मिल रहा था। आप दुरुस्त फरमा रही हैं न्यूज़ सुनने से और जो कुछ हमने थोड़ा बहुत देखा सुप्रीम कोर्ट में खुद। तो अब बट मामला अब इस तरह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी बार जो 3 जज साहिबान पिछले 9 महीने से ये केस सुन रहे हैं, जेआईटी की रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद दोबारा बहस भी सुन रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा वक्त दिया और मेरा ख्याल है उनको अब इतनी नॉलेज हो गई है हर डॉक्यूमेंट की, हर फैक्ट की, उनके सवालात और उनकी ऑब्जर्वेशन से नजर आ रहा था। फिर भी उनकी जाने से कहा गया कि मुकम्मल डिटेल हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ही अब कोई फैसला होगा। फारूक हमीद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुमकिन तौर पर अगर नाअहली हो जाती है, ये फैसला खिलाफ आ जाता है, अभी तक तो वो नहीं सोच पा रहे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जगह वो किसी और को देखेंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ का जो मामला है, चौधरी निसार साहब की ये भी वजह है नाला होने की कि वो नहीं चाहते कि वो जो है अबूरी तौर पर जो वज़ीर आज़म बनेंगे उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? देखिए, ये आपने एक अहम बात की है। उसकी वजह यह है कि पहले तो हमने हमेशा ये सुनते आए कि ख्वाजा आसिफ साहब और चौधरी निसार साहब के आपस में वो इक्वेशन ही नहीं है, वो गालिबन बातचीत के लेवल पे भी उनके ताल्लुकात नहीं है, एंड दे बोथ कैबिनेट मेंबर। और चौधरी निसार में ख्याल है वो अपने आप को वो भी समझते हैं कि वो ऑब्वियसली ज्यादा सीनियर हैं ख्वाजा आसिफ साहब से। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जब मैं आपसे बात करने लगूं, देखिए मसला सारा पाकिस्तान में है सिविल मिलिट्री रिलेशंस का, और इसमें खास खराबी आई है 12 अक्टूबर 99 के बाद, जिसमें 12 अक्टूबर 99 के इवेंट्स और उसके बाद में उसमें नवाज शरीफ साहब और उनके खास ये 3-4 जिनको मैं कहता हूँ हॉक्स, जिसमें ख्वाजा साद रफीक हो गए, ख्वाजा आसिफ हो गए, परवेज रशीद साहब। मैं 12 अक्टूबर को बिल्कुल कंडोन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इतने अनफॉर्चुनेट इवेंट्स थे कि अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ साहब 12 अक्टूबर 99 के मामला से निकल ही नहीं सके। वेरएज आर्मी के जो उस वक्त के सीनियर लोग थे सारे, वो तो रिटायर भी हो गए, पता भी नहीं वो किधर गए, लेकिन ये लोग अभी मौजूद हैं, अब दोबारा आए हैं पावर में। और आप देखें ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में आप देखेंगे कुछ अर्से बाद मीडिया वो दिखाना शुरू कर देगा उनका जो एंटी मिलिट्री माइंडसेट है, जो वो जहर उगलते रहे हैं फौज के खिलाफ। आप मुझे बताएं, इवन नाउ एज द पार्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर, हमने तो यही सुना है कि ठीक है बड़ा शेकी किस्म की रिलेशनशिप रही है अपना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और ख्वाजा आसिफ साहब के दरमियान, क्योंकि वो समझते हैं कि जिस तरह की इनका माइंडसेट है जो ये बातें करते रहे हैं। और अब अगर ये सुन रहे हैं कि ये नंबर 1 कैंडिडेट होंगे अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो मैं ये समझता हूं कि ये दिस विल नॉट बी ए गुड चॉइस फॉर सिविल मिलिट्री रिलेशन, जो हम चाहते हैं कि ये मामला ठीक तरफ जाए और मामला सेटल हो। और नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि वो उन लोगों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, उनको रिवॉर्ड करते हैं जो फौज के खिलाफ हों। नजम सेठी साहब का नाम ले लें, उन्होंने एक वहां पे वो लगा दिए अपना कामरान शफी साहब एम्बेसडर टू क्यूबा, और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब को अगर वो सामने लेके आएंगे, मैं समझता हूं कि ये इतना पसंद नहीं किया जाएगा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में। हो सकता है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थ्रू शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार, चलो उनके तो अभी ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन अभी तो वो उस टोले की बात सुन रहे हैं जिन्होंने कहा ही जा रहा है कि अभी भी मियां नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी करने में उनका ही हाल था। अली ज़फ़र, इस बात पे भी हम अपने पैनल से इस पे भी राय लेंगे, लेकिन अली ज़फ़र साहब अगली ब्रेक में हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, इसलिए अली ज़फ़र साहब मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगी
कितने % इस केस के हवाले से चांसेस हैं कि मियां नवाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे? ये कभी भी केस को आप परसेंटेज में नहीं कर सकते, क्योंकि 1% चांस भी 100% होता है केस के मामले में। मेरा अंदाज़ा जो है ना अपना वो एक्चुअली बेस्ड है बिल्कुल अंदाजे पे, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना होता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ की हम सोच सकते हैं और मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता दी। मुझे ये लगता है कि नैब का जहाँ तक क्रिमिनलिटी का केस है, सेक्शन 9 नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो कि आपके असासे जो हैं वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं और इसलिए आपने करप्शन की है, ये वाला मामला मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद नैब कोर्ट को दे दें। और जो डॉक्यूमेंट्स का और फोर्जरी का या कोई झूठ बोलने का सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू है, वो शायद खुद डिसाइड करें नाअहली का मैटर। ठीक, बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, अपने हमें अंदाजे से आपने हमें आगाह किया और ये अंदाज़ा सभी लगा रहे हैं, बल्कि अब तो सोशल मीडिया के ऊपर और ट्विटर और फेसबुक के ऊपर ये पोल भी चुका है कि आपको क्या महसूस होता है कि नवाज शरीफ नाअहल होंगे या नहीं होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो वज़ीर आज़म की नाअहली के बाद मुमकिन तौर पर अगला वज़ीर आज़म कौन हो सकता है? वैसे तो शहबाज शरीफ का नाम लिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म को उन्हीं पर एतबार है और जब तक उन्हें मुंतखब नहीं कराया जाता कौमी असम्बली से, तो तब तक ख्वाजा आसिफ का नाम भी जो है वो भी उस लिस्ट में शामिल है। इरशाद आरिफ साहब, जिस तरह अभी फारूक हमीद साहब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ और बेहतरीन चॉइस नहीं हो सकते, आपका क्या ख्याल है? नहीं, फ़ारूक हमीद साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा, इसलिए कि अगर मकसद ही ख्वाजा आसिफ को बनाने का यही है कि फ़ौज को मैसेज दिया जाए कि आपकी पसंद नापसंद हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती और सिविल बालादस्ती का तकाजा ये है कि मैं जो मर्ज़ी करूँ, स्याह करूँ, सफ़ेद करूँ, आपको कोई हक़ नहीं है दखल अंदाजी का। ये एक तो बात यूँ है। दूसरा इसका पहलू और भी है, ये जो साजिश है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए भी मियाँ साहब ये फ़ैसला कर सकते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स को नामज़द करूं जो फ़ौज को नापसंद हो, इस्टेब्लिशमेंट को नापसंद हो, अपनी कुछ आदात की वजह से, कुछ अतवार की वजह से, कुछ मिजाज की वजह से, कुछ बयानात की वजह से वहाँ से कोई रिएक्शन आए और मैं अपना केस इस्टेब्लिश कर सकूँ कि जनाब ये तो मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा, मेरी पार्लिमानी पार्टी ने, मेरी काबीना ने, मेरी मुस्लिम लीग ने एक आदमी को नामज़द किया है और ये उसमें मुदाखलत कर रहे हैं और मुझे रोक रहे हैं, और इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा करने के लिए भी ये फ़ैसला हो सकता है अगर हुआ है। पहली बात तो ये, अभी तक मैं नहीं समझता कि ख्वाजा आसिफ ये मियाँ साहब के जहन में जो नाम होगा वो अभी तक उन्होंने किसी को नहीं बताया होगा। शायद शहबाज शरीफ साहब को बता दिया हो या मरियम बीबी को पता हो, ये बाकी जो दावे कर रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। नाम मियाँ साहब बताएंगे, वो उनका एक पुराना तरीक़ेकार है। सारी दुनिया 97 में ये समझ रही थी कि फ़ारूक लिगारी साहब के जाने के बाद दो उम्मीदवार थे, एक गौस अली शाह साहब थे और एक सरताज अजीज़ साहब थे, और सरताज अजीज़ साहब को आलमोस्ट कन्वे कर दिया गया था। लेकिन जब कैबिनेट मीटिंग हुई और उन्होंने जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब का नाम पेश किया तो इतना एम्बैरेसिंग था सरताज अजीज़ साहब के लिए कि एक दफ़ा तो वो बेहोश होते होते बचे कि भाई ये क्या कर दिया है। मुझे एक चीज़ कही कि मजीद निज़ामी साहब भी उस मामले में थे और निज़ामी साहब बड़ा अरसा तक नाराज़ रहे कि आप ये क्या तरीका है, आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो जो मिजाज है मियाँ साहब का, ये मुमकिन नहीं है कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बारे में कह दिया हो। अब एक प्रॉब्लम भी है, ख्वाजा आसिफ को अगर वो बनाते हैं तो नतीजा क्या होगा कि पार्टी के अंदर बहुत बड़ा हल्का जो है वो उनको वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेगा, और उस हल्के को राज़ी करने के लिए अगर वो शहबाज शरीफ साहब को बनाते हैं तो उनके घर के अंदर कुछ अहम लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, या हमजा शहबाज को इसीलिए आगे नहीं लाया जा रहा, वरना वो MNA है उसको बना दें सीधा सीधा। तो ये एक प्रॉब्लम भी है।
एक और पहलू जो है वो प्रोग्राम में आज ही रूफ क्लासा साहब ने सवाल किया था, वो जवाब तिश्ना रह गया। ये है कि आखिर मियां नवाज शरीफ साहब के घर या सेंट्रल पंजाब के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है, ना जनूबी पंजाब में किसी माँ ने ऐसा बंदा जना है, ना बलूचिस्तान में, ना सिंध में, ना खैबर पख्तूनख्वा में कोई आदमी ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको कोई आप ओहदा दे सके, वज़ीर आज़म बना सकें। ये सिर्फ हक इसका है, ये वो सोच है जिसने विफाक को नुकसान पहुंचाया है, जिसने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए खुद मसाइल पैदा किए हैं। ये जो कौमी इदारों के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा होती है, इस सोच की बुनियाद पर होती है कि उनकी कौमी सोच नहीं होती, वो ज़ाती पसंद नापसंद पर कर रहे होते हैं। कौमी इदारों में चूँकि फ़ैसले जो होते हैं वो मिलजुल कर किए जाते हैं और हर चीज़ को देखा जाता है, और इसकी वजह से कबाहतें पैदा होती हैं और फिर ये सिविल बालादस्ती का मसला खड़ा कर देता है। साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है? कैसा कि ख्वाजा आसिफ अच्छी ऑप्शन नहीं होंगे? नहीं, ख्वाजा कासिम को बनाया जाता है तो 45 दिन के लिए, 60 दिन के लिए इंटरिम पीरियड के लिए है, और इंटरिम पीरियड के लिए कोई भी आ सकते हैं। और फ़ौज को इस तरह नहीं किसी को देखकर लाल कंबल समझ लेना चाहिए और उस पर वार कर देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब एक पार्लियामेंटेरियन बाप के बेटे हैं जिनकी जमहूरियत के लिए बड़ी खिदमत हैं और जिन्होंने ज़ियाउल हक की खिदमत की है। वो ज़ियाउल हक के स्पीकर थे, ठीक है, जमहूरियत के लिए भी उनकी बड़ी खिदमत है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे हमारे मुल्क के। ख्वाजा आसिफ तो उनके मुकाबले में, ख्वाजा साहब तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं बाप के नहीं पता नहीं पर, वो कह चुके हैं बरमला, नहीं वो इस पर कह चुके हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो इससे हटकर भी बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे। और मगरबी पाकिस्तान की असेंबली में जो थे मौलवी फरीद, महमूद आजम फारूकी, बाकी बलोच और ये ख्वाजा आसिफ इनके लीडर थे, पार्लियामेंट लीडर थे। एक तारीख है हमारी उस ज़माने की, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये मसला कुछ नहीं होगा, लेकिन मसला जो इम्पोर्टेंट आ रहा है वो फरीद अहमद जो थे वो कौमी असम्बली में थे, ये मगरबी पाकिस्तान असम्बली में थे, अल्लामा अरशद थे। लेकिन अब अगर जो आ रहा मसला आ रहा है इस वक्त, मसला आ रहा है कि अगर परमानेंट वज़ीर आज़म बनना तो वो किसे होना है। ख्याल था कि शायद ये कोशिश करें कि कुलसूम नवाज को बनाने की, क्योंकि उन्हें एतबार भी तो नहीं है ना किसी पे। ख्याल था कि वो शहबाज शरीफ को शायद ना बनाएंगे। ख्याल था कि फ़ौज शहबाज शरीफ को पसंद करती है। खबरें हैं कि शहबाज शरीफ को 3 बार 4 बार ये कहा गया कि आप इस काम के लिए आगे आ जाए। उन्होंने कहा कि मैं भाई के सामने नहीं खड़ा हो सकता। ये सारी बातें जो हैं, मैं ये तो नहीं कहता ऑन रिकॉर्ड है, इन दी एयर है और कही जाती रही हैं। चौई निसार और शहबाज के भी ताल्लुकात आपस में बहुत करीबी हैं, बल्कि कई बार तो वो लाहौर आते ही हैं अपने इस दोस्त को मिलने के लिए। अच्छा, अब यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जब शहबाज शरीफ को बनाया जाएगा तो आज तक नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से बगावत की हो। ये भी कोई शक नहीं है कि वो शहबाज शरीफ ये मानते हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ लेकिन लीडर नवाज शरीफ है। तो शायद नवाज शरीफ को यह ख्याल हो कि मेरा भाई वैसे ही मुझे लीडर मानता रहेगा और मामला चलते रहेंगे। अच्छा, बेहतर भी ये सूरत हाल है कि जो भी आइंदा, देखिए अब और फिर सबसे बड़ी बात, जमात के अंदर क्या सोच है, वो किसको जमात की सोच देखें, मैं बताऊं आपको, जरदारी जो कहता है सारे उसके साथ चलते हैं कि चलते हैं। बिल्कुल, इमरान को निकाल दें, पीटीआई बाकी कुछ रहती है? कोई जहांगीर तरीन हो, शाह महमूद कुरैशी हो, कुछ हो, कोई बाकी रहती है? बस ना, बदकिस्मती कह ले, कुछ भी कह ले, हमारी जमातें जो हैं अफराद के गिर्द घूमती हैं और उसके कई रीजंस हैं। अब इसीलिए वो अपने ख़ानदान के अंदर रखते हुए एक ख्याल ये आ गया था, जब बच्चे बड़े हो गए ना तो ख्याल ये आ गया, तो अच्छा जब ज़ाहिर है कि बेगम कुलसूम नवाज की खिदमत भी कम नहीं है उस ज़माने में जब नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी भी कुछ ख्वाहिश होगी। देवर और भाभी के भी कुछ खबरें आती रही हैं किसी मामला, और मेरे ख्याल में हमजा शहबाज का जो एक ख़ास फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले नवाज शरीफ उसको बहुत प्रमोट करते थे, चंद एक वाक़यात के बाद वो सूरत बदली। तो ये सारी सूरत जो ख़ानदान में तय हो जाया करती है, यानी इख्तलाफात भी होते हैं, भाई भाई में होते हैं। हमारे यहाँ तो एक शरीके का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, शरीके का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कि मुल्क की सियासत में इस वक्त शायद नवाज शरीफ वहाँ पहुँच गए हैं कि उन्हें शहबाज शरीफ बेस्ट ऑप्शन नज़र आए। और ऐसी सूरत भी उससे शायद फौज भी नाराज़ नहीं होगी। ठीक, फारूक अबीद साहब, आप भी इत्तफाक करते हैं कि फ़िलहाल अब नवाज शरीफ को ज़रा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जितनी पार्टी के लिए मुश्किलात इस पनामा ने खड़ी कर दी हैं, जितनी साख इसकी मुतासर हुई है, उसमें अब उन्हें नया वज़ीर आज़म चुनते हुए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। मोहतरम अपना सजाद मीर साहब ने फरमाया, बेगम कुलसूम नवाज साहबा का नाम लिया, हमने भी ये बातें सुनी हैं,
लेकिन जब आप देखें एक आम आदमी की परसेप्शन ये बन गई है या जिस तरह भी है कि जनाब ये पूरी फैमिली जो है टेंटेड है। अब बेगम कुलसूम नवाज साहबा तो ऑब्वियसली इज अ वेरी ग्रेट लेडी, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, लेकिन आप मुझे बताएं अगर उनको वो लेके भी आ जाते हैं किसी तरीके से 2 महीने वो इलेक्शन 60 दिन में इलेक्शन लड़ा के और फिर नेशनल असेंबली में, तो आप मुझे बताएं कि बेगम कुलसूम नवाज साहबा खुद महसूस करेंगी कि वो उनका एक हैंडीकैप होगा दैट शी इज रिप्रेजेंटिंग अ टेंटेड फैमिली। कहने का मेरा मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब को आप सोचना, देखिए 30 साल उन्होंने इस पार्टी पे कब्जा रखा है, पीएमएलएन में बड़े बेहतरीन पार्टी को लीड किया, कहें भाई पार्टी को लीड किया है, पार्टी को लीड किया है उन्होंने उनका इतना 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, तो मेरा ख्याल है पीएमएलएन में बड़े बा किरदार और बड़े अच्छे लोग हैं देखना जो के सामने आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको ये पार्टी के पर जो गिरफ्त है जो इसको भी आप इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पार्टी के अंदर से ही लोग बोले ना, वो क्यों नहीं बोलते? इसीलिए तो मैं ये समझता हूँ कि हम खुद हैरान हैं कि पीएमएलएन के जो लीडर्स हैं क्या उनको ज़मीर हो गया है, उनका जहन काम नहीं कर रहा, क्या वजह है? इतने मरूब हैं, इतने डरे हुए हैं, या उन पे इतना पैसा लगाया गया है और इतने बेनिफिशियरी रहे कि अब वो मुंह खोलने को उनके पास नहीं है। यहाँ पर फारूक अमीन साहब एक बात जो इन्होंने भी कही कि जरदारी साहब के आगे भी तो कोई नहीं बोलता। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, इकरा ये मेरी बात सुन ले, इकरा ये बात सुन ले। फारूक अमीन साहब एक मेरी बात सुनेंगे, ये कोई फौज नहीं है जिसके सामने कोई नौजवान कैप्टन खड़ा होकर बोल सके, ये सियासी जमातें हैं। यहाँ तो नवाज शरीफ साहब के सामने और आसिफ जरदारी के सामने जो बोलेगा उसका वही असर होगा जो निसार अली खान का हो रहा है, जो बाबुर रहमान का पीपल्स पार्टी में हुआ था। यहाँ बोलने की इजाजत नहीं होती है। सियासी जमातें जनाब जमहूरियत है, खानदानी जमहूरियत में नहीं बोला जाता। नहीं इरशाद साहब, जहाँ तक जरदारी साहब का ताल्लुक है उनको तो बड़ा क्लियर मैसेज उनके पार्लियामेंट उनके लोगों ने दे दिया है कि जनाब थैंक यू वेरी मच, इट इज टाइम फॉर यू टू गो। और तभी ये जो मास डिफेक्शन हो रही है पीपल्स पार्टी से, ये भी एक रद्द-ए-अमल है आसिफ जरदारी के खिलाफ। मेरी नजर में आसिफ जरदारी साहब इज ऑलमोस्ट ऑन हिज वे आउट। एग्जैक्टली कब होता है ये तो भी आने दिनों पता लग जाएगा। और मैं ये देख रहा हूँ ओवरऑल सिनेरियो में अल्ताफ हुसैन साहब जा चुके हैं, नवाज शरीफ साहब का देखें क्या फैसला आता है, अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, जरदारी साहब वैसे ऑन द वे आउट हैं, तो ये नवाज शरीफ इमरान खान भी जाने को है। आपने ख्वाजा आसिफ की बात नहीं सुनी, वो कहते हैं कि अब इमरान खान जो है वो अब पेश हो, वो भी नाइली की जाने भी बढ़ रहे हैं। चले वो भी देख लेते हैं, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं, ये ट्राइका, ये नेक्सस जो है ये टूटने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को होस्टेज रखा हुआ, उन्होंने सिंध को, कराची को, इन्होंने पंजाब को, पाकिस्तान को। तो ये अब हाई बड़े लेवल पे चेंजेस आने हैं, इनको अब खुद पीछे हटना पड़ेगा ताकि नई क़यादत इन तमाम पार्टी में आगे सामने आए और वो पाकिस्तान को आगे लेके चले, और यही जमहूरियत के लिए अच्छा है पाकिस्तान में। और वो नई क़यादत इरशाद साहब हमारी आवाम कबूल कर पाएगी? ज़रूरी तौर पे अगर तो होती है इस मुल्क में जमहूरियत, जमहूरी निज़ाम चल रहा होता, सियासी जमातें मौजूद होती, तो सूरत हाल यूँ होनी थी जिस तरह आपने देखा डेविड कैमरून ने छोड़ा तो पार्टी की बाकायदा पार्लिमानी पार्टी बैठ के उन्होंने डिसाइड किया थ्रेसा मैं हमारी लीडर होगी और वो वज़ीर आज़म बन गई। हमारे यहाँ ये पार्टी तो है नहीं, ये तो ख़ानदानों के ग़ुलाम हैं, इकट्ठे हुए हैं मफादात की खातिर। उसूलन होना ये चाहिए था, जब भी मुस्लिम लीग को कोई मसला पेश आता था तो कायद आज़म जनरल काउंसिल बुलाया करते थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाया करते थे, खुद कायद आज़म ने एक दफ़ा तो पार्लिमानी पार्टी में ये बहस हो गई कि कायद आज़म आप गवर्नर जनरल भी रहें, पार्टी के सरबराह भी रहें। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है, आप सियासी जमात हैं, यहाँ जमहूरियत है या बादशाहत है कि मैं गवर्नर जनरल भी रहूँ और पार्टी का सरबराह, ये कैसे हो सकता है? वो उठे, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट में आप फैसला करें कि गवर्नर जनरल जो होगा वो पार्टी का सरबराह नहीं होगा। ये होते हैं जमहूरी मिजाज। अगर जमहूरियत होती है इस मुल्क में तो मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाता, वहाँ सबसे राय ली जाती कि जनाब मैं तो डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ, जरदारी साहब है सदर भी रहे और पार्टी भी रहे, बिल्कुल वो कायद आज़म के खिलाफ चलते हैं ना ये लोग। बुलाए जाते, उनसे पूछी राय दी जाती, उनको बताया जाता कि ये इम्कानात मौजूद हैं तो वो उनसे पूछी जाती, वो किसी एक पर इत्तेफाक राय होता है। लेकिन चूँकि यहाँ बादशाहत है, ख़ानदानी सियासत चल रही है, तो मियाँ साहब जिस पर हाथ रख देंगे, मैंने सुबह के प्रोग्राम में कहा था कि वो एक शकील हैं, उनके मुलाजिम बड़े अच्छे वफादार मुलाजिम हैं, गौस अली शाह को लेकर नहीं गए थे लेकिन उनको साथ लंदन लेके गए थे। अगर उनको बना दें तो आप देखेंगे कि ये पार्लिमानी पार्टी उनको लीडर मानेगी
और उसके बाद हमारे मीडिया में कई प्रोग्राम होंगे, उनकी जहानत, उनकी सियासी बसीरत, वो कहेंगे जनाब मियाँ साहब जो तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं वो शकील के मशरूम की वजह से बने हैं। तो ये सियासी जमातों का हाल है। जरदारी साहब सदर भी थे, पार्टी के सरबराह भी बन के बैठे हुए थे, वो उसको चेयरमैन बनाए हुए बच्चे को बेचारे को बिलावल को उसने थोड़ा सा परपुरजे निकाले, जरदारी साहब आए भागो यहाँ से, उसको दुबई भेज दिया और जनाब फिर पार्टी अब संभाल ली। अब बाहर जाते हैं वो लीडर होता है, जब जरदारी साहब वापस आते हैं लीडर बाहर और जरदारी से संभाल। और सबसे हैरतनाक बात तो ये कि पनामा केस की दरख्वास्त गुजारों में भी पीपल्स पार्टी नहीं थी शाद साहब, लेकिन आपने देखा कि कितनी मुतहरिक वो इस एक हफ्ते में रही, रोजाना वो आते भी रही। नहीं, वो तो कहते थे जरदारी साहब कि ये इमरान खान बेवकूफ़ है। खुर्शीद शाह साहब से हमने सुना कि जनाब ये तो बेड़ा गर्क कर दिया इसने पनामा केस का, ये इस सुप्रीम कोर्ट से कोई इंसाफ मिल ही नहीं सकता। उन्होंने तो ये बार बार कि नवाज शरीफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट कभी इंसाफ कर ही नहीं सकते। और जब हमने और आखिरी हफ्ते हमने उन्हें इतना मुतहरिक देखा कि बाकायदा वो आए भी और अब इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहे हैं। अब होना क्या तो तभी वाज़ेह होगा जब सुप्रीम कोर्ट जो है अपना महफूज फैसला सुनाएगी। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला है उससे पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उस पर कोई आंच ना आए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर कोई आंच ना आए। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।